Friends, how are you? Hope you all are fine. Today our topic is chapter source of business finance and the main topic debenture. Last video हमने शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कंप्लीट की थी। अब हम करने जा रहे हैं यहाँ डिबेंचर्स। क्या होते हैं डिबेंचर? एक कैपिटल को लेने के लिए, हम अपने फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए हमने शेयर्स और डिबेंचर्स डिफरेंट हमने वहाँ किया था कि लॉन्ग टर्म के लिए, मिडल टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए हमको फाइनेंस की नीड होती है। तो लॉन्ग टर्म की फाइनेंस की नीड हम शेयर को इशू करके या डिबेंचर्स को इशू करके जो है वो कर सकते हैं कंप्लीट। और साथ ही साथ हम डिबेंचर से और प्रेफरेंस शेयर से हमारी मीडियम टर्म की नीड को भी फुलफ़िल करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर डिबेंचर की अगर हम बात करें तो डिबेंचर क्या है? एक इम्पोर्टेंट सोर्स है लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म फाइनेंस का। डिबेंचर होल्डर्स, जो पर्सन डिबेंचर लेते हैं और उसके बदले में अपनी मनी जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट करा रहे हैं और एक तरह से उधार में पैसा दे रहे हैं, तो डिबेंचर जो है एक कंपनी इशू कर सकती है जिसके ऊपर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जो भी मनी होएगी वो एक लोन के रूप में आएगी, एक्सेप्टेंस ऑफ ए लोन। अगर शेयर की बात करें तो वहाँ जो अमाउंट आती है वो कैपिटल की फॉर्म में आती है। तो डिबेंचर क्या है? इट रेफर टू द लोन ऑफ द कंपनी बाय द डिबेंचर होल्डर ऑन विच दे रिसीव ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर के ऊपर जो अमाउंट होगी उसके ऊपर एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 और सब सेक्शन ऑफ 12 ऑफ इंडियन प्रेफरेंस शेयर कंपनी एक्ट, डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी whether consulting a charge on the assets of a company or not। जो है कंपनी कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है और उसके बदले में जो है उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं वो कंपनी की कॉमन सील के अंडर होते हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कॉमन सील लगी होती है, स्टैंप लगी होती है कंपनी की, और एक तरह से एक्नॉलेज होता है वो रिसिप्ट ऑफ लोन एंड मेंशन द टर्म एंड कंडीशन अंडर विच इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। दीज कंडीशंस रिलेट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके ऊपर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है, पीरियड ऑफ द लोन एंड एसेट, सब कुछ जो है आपको यहाँ पर गिवन होता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिबेंचर इज दैट इंटरेस्ट ऑन देम इज पेबल इवन व्हेन द कंपनी सफर ए लॉस। अगर कंपनी लॉस में भी जा रही है तो भी उसको अपना इंटरेस्ट जो है वो पे करना ही पड़ता है। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिबेंचर्स के टाइप में बीरर डिबेंचर्स। बीरर डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स जिसमें रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता, जिसके पास वो डिबेंचर होते हैं वो उसी के बन जाते हैं। कैसे? मेरे पास 1000 रुपये का नोट है, मेरे पास है तो मेरा है, किसी और के पास हो गया तो किसी और का हो गया, आगे ट्रांसफ़र हो गया तो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो उसके ऊपर वो ये नहीं है कि मेरा है तो मेरा नाम उसके ऊपर वो लिखा हुआ है, नहीं है ना। तो इसी तरह से बीरर डिबेंचर्स भी वैसे ही होते हैं, जिसके पास वो डिबेंचर होंगे वो उसी के ही माने जाएंगे और उसी को ही उसकी अमाउंट जो है वो मिल जाती है और उसी पर्सन को ही इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। Those डिबेंचर विच कैन बी ट्रांसफर थ्रू डिलीवरी आर कॉल्ड बीरर डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर जो कि डिलीवरी से ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द कंपनी कीप नो रिकॉर्ड ऑफ सच डिबेंचर होल्डर। ऐसे डिबेंचर होल्डर का कोई रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन दिस डिबेंचर इज पेड थ्रू द कूपन अटैच विद देम। इसके ऊपर जो जिनके पास कूपन होगा वो इंटरेस्ट भी क्या है कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब बीरर डिबेंचर में तो कोई नाम रिकॉर्ड नहीं होता था, रजिस्टर्ड डिबेंचर में नाम क्लियर हो रहा है ना कि रिकॉर्ड होगा। तो दोज डिबेंचर विच आर ट्रांसफर्ड और प्रियर इन्फॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर। नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स आर एंटर्ड इन द डिबेंचर रजिस्टर। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि ऐसे पर्सन जो कि पहले से ही उसमें रजिस्टर्ड होंगे, कंपनी में के पास उनका नेम एड्रेस सब होगा और उसी को ही इंटरेस्ट पेमेंट की जाएगी और प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है डिबेंचर की वो भी जिसका रजिस्टर में नेम होगा उसी को ही दिया जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है रिडीमेबल डिवेंचर, ऐसे डिवेंचर जिनकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रीपे कर दी जाएगी एक पर्टिकुलर एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। तो वो जिनका टाइम पीरियड पहले से ही फिक्स कर दिया जाएगा वो हमारा क्या कहलाता है, रिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल डिवेंचर, ऐसे डिवेंचर, दोज डिवेंचर हुज प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रीपेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम आर कॉल्ड इरिडीमेबल डिवेंचर्स। तो ये जो है उनकी अमाउंट जो है कंपनी बंद होगी तभी वाउंड अप होगी तभी किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर, व्हेन द डिवेंचर होल्डर आर गिवन द ऑप्शन टू गेट देयर डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू शेयर विद इन ए गिवन पीरियड, सच डिवेंचर्स आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्ट जिसको हम कन्वर्ट कर सकते होंगे एक पीरियड के बाद जो है हम उसको शेयर में या किसी में भी कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है क्या, सिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर ऐसे डिवेंचर जो कि सिक्योर है, जिसके लिए हमने अपनी कोई एसेट्स को या कोई भी हमारी जो कोई भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको हमने मॉर्टगेज में गिरवी रखा होगा, जिसके बदले में हमने डिवेंचर इशू किए होंगे, वो सिक्योर्ड डिवेंचर। नॉन सिक्योर्ड, जिसके अनसिक्योर्ड भी कह सकते हैं, जिसके लिए कोई भी एसेट जो है वो मॉर्टगेज में नहीं रखी हुई है, वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर कहलाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, एडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के क्या एडवांटेजेस हैं, अब देखो डिपेंड करता है किस किस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांटेज टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है, फर्स्ट है परमानेंट एंड रेगुलर इनकम। देखो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है, परमानेंट है और रेगुलर इनकम है। मतलब कि जो जिस पर्सन ने इसमें इन्वेस्ट किया था उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, एक इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो इंटरेस्ट है वो पहले से स्पेसिफाइड रेट पर जो है प्रीडिटरमाइंड है, और उसी रेट के ऊपर हर साल मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, तो परमानेंट नेचर की रेगुलर इनकम होने वाली है। सेकंड हमारा है मोर सेफ इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर से जो पैसा लिया जाता है वो सिक्योर होता है। कहीं भी देख लीजिए आप कि डिबेंचर होल्डर जो है वो सिक्योर्ड क्राइटर माने जाते हैं। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है या बंद करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं को ही पे किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर से पहले ही। More liquidity, debenture can be easily sold as against the share, the same are therefore more liquid। आप कभी भी इसको कैश में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको क्या है, अपनी एसेट्स शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत इजीली आप इसको लिक्विडेशन कर सकते हैं। इसकी राइट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन की बात करें तो आप शेयर में कन्वर्ट करने की बात करें तो भी वो क्या है, उसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एडवांटेजेस टू कंपनी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है इसकी डिवेंचर रखने की। तो डिवेंचर रखने से क्या होगा, एक तो हमको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। टैक्स का बेनिफिट कैसे मिलता है, जब इंटरेस्ट हम देते हैं पर्सन को, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस माने जाते हैं। जब पर्सन एक्सपेंसेस मानता है तब क्या होगा कि आप पे कर देते हैं, एक्सपेंसेस मानते हैं, तो वो हमारे प्रॉफिट को कम करके दिखाते हैं, और प्रॉफिट जब कम होते हैं तो वहाँ पर हमारा इनकम टैक्स भी जो है वो कम लगता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजरियल एक्टिविटी। मैनेजरियल एक्टिविटी में भी कोई इंटरफेरेंस जो है वो नहीं रहती है। मतलब कि जो भी पर्सन डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का, वोटिंग राइट कुछ भी नहीं होता है। वो एक तरह से लोन जिस तरह से लेंडर प्रोवाइड करता है वैसे ही जो है इसमें रहते हैं, तो कोई इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होती है। दूसरा, अगर हम शेयर से पैसा लेते हैं तो वो क्या है, सारा का सारा प्रॉफिट जो उनमें डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन डिवेंचर के केस में ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही सस्ता पड़ता है कि एक तरह से एक इंटरेस्ट देना होता है, वो इंटरेस्ट जो है आपको देना होगा। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम इनकम ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कुछ पैसा हम डिबेंचर से लेते हैं, कुछ पैसा हम शेयर से लेते हैं, तो यहाँ पर ट्रेडिंग और इक्विटी का बेनिफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। बेटर फाइनेंशियल सोर्स ड्यूरिंग डिप्रेशंस। जब हम मंदी का टाइम चल रहा हो तो लोन लेना इजी मिल जाता है, या इजीली हमको प्रोवाइड हो जाता है। हम कह सकते हैं कि जब मंदी चल रही होती है, शेयर्स की वैल्यू कम होती है, तब कोई भी पर्सन शेयर में इन्वेस्ट करना जो है वो बेनिफिशियल नहीं समझता है। तो उस केसेस में हम क्या है, डिबेंचर से ईजिली
फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। देखिए, अगर आपको किसी टाइम आपके पास पैसा है, आपको डिवेंचर से जो लिया हुआ पैसा है आप वापस कभी भी करके जो है आपके फाइनेंस की नीड जो आपने पहले थी और अब कम है तो कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज इन्वेस्टर के लिए, तो इन्वेस्टर को क्या है, लेस इनकम मिलती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम ही होता है, इसलिए उनको कम पैसा मिलता है। पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं रहता है। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एक फिक्स बर्डन रहता है, अगर कंपनी को लॉस भी होगा तो भी उसे पे करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर फिक्स बर्डन हो जाता है। दूसरा, लीगल एक्शन पॉसिबल। अगर कंपनी किसी तरह से अनेबल रहती है उसकी पे करने में अमाउंट, चाहे वो इंटरेस्ट की हो चाहे वो डिवेंचर की प्रिंसिपल अमाउंट हो, तो उस केस में वो उसके ऊपर लीगल एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम्स ऑन एसेट्स। If the company issues secured debenture, it has to mortgage its assets. This adversely affect the credit worthiness of the company. तो यहाँ पर जो गुडविल है वो भी अगर एसेट्स गिरवी रखी जाती हैं तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है, जिससे उसकी गुडविल जो है वो कम हो जाती है कि ऐसा आ जाता है कि इस पर्सन ने तो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ही गिरवी रख रखी है, तो यहाँ पर ये जो है इसके डिसएडवांटेज रह जाती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है क्या, डिफरेंस बिटवीन द डिवेंचर एंड शेयर्स। डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी के क्रेडिटर कहलाते हैं, शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट है कंसिडरेशन का, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, इसके ऊपर डिविडेंड पे किया जाता है। पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का डिवेंचर के केस में नहीं होता है लेकिन शेयर होल्डर के केस में होता है। रिफंड ऑफ कैपिटल रिफंड इरिडीमेबल डिवेंचर के केस को छोड़कर बाकी केसेस में डिवेंचर को के लाइफ टाइम से कंपनी के पहले ही रिफंड कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ही किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता है। टैक्स एडवांटेज मिलता है, इसमें शेयर से टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता है। सीक्वेंस ऑफ रिफंड की सीक्वेंस में सबसे पहले इनको पे किया जाता है, इसको सबसे लास्ट में पे किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। व्हाट इज द प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट? इट रेफर टू द पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर एज डिविडेंड बट रिटेन इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर रेफरेंस। हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में आपको जो भी कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, आप उस प्रॉफिट को, जो आपको प्रॉफिट हुए हैं ना, उसको डिवाइड ना करके, पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने बिजनेस में वापस लगा लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहता है, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। वापस प्रॉफिट को लगा लेना, रिटेन्ड प्रॉफिट को वापस से बिजनेस में लगाना। तो कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड, rather as a part of it retained to form general reserve. This general reserve is used by the company to develop and expand its business. Use of the undistributed profit in this manner is called plowing back of profit. It is also called self-financing. Company need development and expansion for its large amount of finance. It is quite expensive to obtain this finance from external sources. तो यहाँ पर जब उस पर्सन शेयर इशू करता है तो उसको अलग अलग कॉस्ट भी खर्च करनी पड़ती है, लेकिन जब अपने ही बिजनेस में से अपने ही प्रॉफिट को बाहर अंदर लगा लेगा तो कोई भी कॉस्ट भी नहीं खर्च करनी पड़ती, ना ही कोई डिविडेंड देना पड़ता है, ना ही कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये बेनिफिट यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो क्या है, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का फर्स्ट जो एडवांटेज है वो क्या है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। सबसे सस्ता फाइनेंस का सोर्स है ये, क्योंकि अपने ही बिजनेस में अपने ही पैसे को लगा लिया जाता है, तो कहीं पर ब्याज भी, कुछ भी इंटरेस्ट, कुछ भी डिविडेंड नहीं देना पड़ता है। सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल, देयर आर मैनी अप एंड डाउन इन द बिजनेस में डिफरेंट अप एंड डाउन आते हैं, तो अपने जनरल रिजर्व प्रोटेक्ट करते हैं ये जो भी बैड इफेक्ट होता है अप और डाउन से, सिचुएशन से लड़ने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अगर आप अपने बिजनेस की डिविडेंड पॉलिसी को स्टेबल रखना चाहते हैं, स्टेबल रखने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर आप चाहते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है वो हर साल सेम रेट से जाए, तो क्या होगा, जिस साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं उस साल प्रॉफिट जो है कुछ अपने पार्ट में से डिवाइड करके मतलब कि कुछ अपना जो है रिटेन कर लिया जाए,
या रिजर्व क्रिएट कर लिया जाए, तो बाकी प्रॉफिट जो है बांट दिया जाए, और जिस साल हर बार जो है उतनी ही रेट से डिविडेंड बांटा जाए, जिससे कि डिविडेंड में स्टेबिलिटी रहती है। साथ ही साथ जिस साल कम हो रहे हैं प्रॉफिट, तो उस साल उस फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का या रिजर्व का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, डिविडेंड को इक्विलाइजेशन बांटा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है इजी एक्सपेंशन ऑफ कंपनी। कंपनी को एक्सपेंड करना है आपने, तो एक्सपेंशन करना जो है वो ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन जब हम करेंगे कंपनी की, तो कंपनी की एक्सपेंशन जो है वो इजीली हो जाएगी। बाहर से लोन नहीं लेना पड़ेगा, बाहर से नए इशू शेयर नहीं करने पड़ेंगे, शेयर्स को नहीं इशू करना पड़ेगा, तो इस तरीके से हमको उधारी नहीं लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम काम चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है जब कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लगाती है, स्टेबल डिविडेंड देती है, और क्या है कि उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, तो वो क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होती रहती है, जिससे मार्केट में उसकी वैल्यू जो है बढ़ती है। जब मार्केट में किसी की रेपुटेशन अच्छी होगी, तो शेयर की वैल्यू तो इंक्रीज होगी ही होगी। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। मोर द सेविंग ऑफ द कंट्री आर इन्वेस्टेड ग्रेटर इन द वॉल्यूम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग करने से कंट्री जो है उसी में इन्वेस्ट करेगी, तो कैपिटल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं बन रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है फिर से जो सेव हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो फिर से प्रॉफिट हो रहा है, तो एक सर्कल जो है या साइकिल जो है वो होता है, जिससे और कैपिटल फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, लिमिटेशंस ऑफ फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले क्या है, डेंजर ऑफ मोनोपोली। तो यहाँ पर जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी हो जाती है, तो लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए, जिससे कि कंपनी डेवलप कर सकती है क्विकली आफ्टर सम एज्यूम द फॉर्म ऑफ मोनोपोली। तो वो जो है मोनोपोली में चेंज हो सकती है, जिससे कि बाहर के लोगों को कमोडिटीज़ में जो है हम कह सकते हैं कि हाई प्राइस हो जाते हैं, चार्ज करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि पब्लिक का वेलफेयर नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब कि अगर बार बार अपने प्रॉफिट्स को आप बिजनेस में ही लगाते रहेंगे, तो आपकी कैपिटल इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिससे नुकसान ज़्यादा होगा। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब कि कैपिटल जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा आपने लगा दी, तो वो वेस्ट पड़ी रह जाएगी, उसका प्रॉपर यूज़ आप नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर वो जो है एक अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती है कंपनी के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के लिए क्या लॉस है कि शेयर होल्डर को जो डिविडेंड है वो एक स्टेबल रेट से मिल तो रहा है, लेकिन सारा प्रॉफिट जो है पर्सन को नहीं मिल पाता है, जिससे कि उनको लॉस होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आप क्या है सोर्स जो है आपको फाइनेंस का मिल सकता है। तो कंपनी रेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस बाय इशूइंग शेयर एंड डिबेंचर, बट ड्यू टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दे हैव टू डिपेंड अपॉन अदर लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म लोन। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, special financial institutions were set up with the objective of providing large amount of long term and medium term capital to the industries. In 1948 first such each इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश इन द कंट्री वाज इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम IFCI भी कहते हैं। तो वो 1948 में पहली बार इंस्टीट्यूशंस बनाया गया था इंडिया में, जो कि IFCI जो है वो क्या, अब तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, जैसे कि SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या फिर हम कहें कि ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट, UTI, GIC, IDBI। तो ये सारे जो हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट, व्हाट इज द पब्लिक डिपॉजिट? इट रेफर टू द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से जो डिपॉजिट्स ले ली जाती हैं और मीडियम टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए हमारी फाइनेंस की नीड को
ख़त्म कर देती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कंपनी जो लोन ले रही है पब्लिक से और फिक्स पीरियड टाइम के लिए और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करेगी, तो वो हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स कहलाता है। ये क्या है, पीरियड ऑफ डिपॉजिट कैन रेंज फ्रॉम 6 मंथ to 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट लिटिल मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक फॉर द सेम पीरियड फॉर डिपॉजिट्स। जो इंटरेस्ट रेट बैंक से मिलता है उससे थोड़ा ज़्यादा रेट पर पब्लिक से जो है मिल जाता है। क्या एडवांटेज हैं इसके पब्लिक डिपॉजिट्स के, तो सबसे पहला हमारा है ये मेथड इजी है, इसको लोन लोगों से लेना जो है वो इजी रहता है। नो स्पेशल प्रोसीजर इज़ टू बी फॉलोड बाय द कंपनी, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता है। मॉर्टगेज रखने की नीड कुछ केसेस में होती है, अदर केसेस में नहीं होती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है, जिस तरह से हम डिबेंचर से पैसा लेकर शेयर इशू करते हैं तो वहाँ पर शेयर होल्डर की ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा मिल जाता है, सेम इसमें भी मिल जाता है। नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर में का जैसे कंट्रोल रहता है वैसा यहाँ इनका कंट्रोल भी नहीं रहता है। पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में भी नहीं करना पड़ता है, कोई वोटिंग राइट नहीं होते हैं, जिससे कि कंट्रोल उनके हाथ में नहीं जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स की डिसएडवांटेज फर्स्ट सबसे पहले क्या है, फेयर वेदर फ्रेंड्स। ये जो है एक कंपनी कैन अट्रैक्ट पब्लिक डिपॉजिट ओनली व्हेन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इज साउंड। At the time of depression, investors prefer depositing their funded bank to public deposit despite relatively low rate of interest। तो यहाँ पर जो एक कंपनी है अट्रैक्ट कर सकती है पब्लिक डिपॉजिट तभी जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी हो, अदर नहीं तो लोग जो है कोई भी पैसा देने से इनकार कर सकते हैं, मतलब इजीली उसको पैसा फाइनेंस जो है वो नहीं मिल सकता है। तभी ही अच्छा माना जाता है जब उस खुद ही अच्छी रेपुटेशन हो तब। अनसिक्योर्ड नेचर, यहाँ पर पब्लिक डिपॉजिट जो है अनसिक्योर्ड होते हैं। डिपॉजिटर गेट नथिंग बाय वे ऑफ मॉर्टगेज, तो उनको कोई भी गिरवी नहीं रखा जाता है जिससे कि वो सिक्योर फील नहीं करते हैं। अनहेल्थी ट्रेंड, ये एक कैपिटल मार्केट की पोजीशन में अगर हम देखें तो पब्लिक डिपॉजिट्स को अनहेल्थी ट्रेंड माना जाता है। तो डिफरेंट रेट, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट रेट पर इंटरेस्ट सेम टाइम पर ले सकती है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट हमारा है कॉमर्शियल बैंक। ऐसे बैंक जो कि जिनका मेन काम यही है कि डिपॉजिट लेना और फाइनेंस शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करना या मीडियम टर्म के लिए। द कॉमर्शियल बैंक हेल्प द बिजनेस ऑफ द फ्लोइंग मैनर्स। एक तरह से आप बैंक में करंट अकाउंट ओपन करके ओवरड्राफ्ट के लिए फैसिलिटी ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है तो भी आप एक तरह से जीरो बैलेंस के बाद भी माइनस में, नेगेटिव में आप बैंक का पैसा यूज़ कर सकते हैं। कैश क्रेडिट, कंपनी जो है एक क्या करती है कि एक बैंक ग्रांट द राइट टू इट्स कस्टमर टू बोरो मनी अप टू ए सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। आउट ऑफ द सेक्शन लिमिट the customer withdraw the amount according to the need. It may be noted that the he pay interest on the amount actually withdrawn by him। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म के लोन। शॉर्ट टर्म का लोन भी क्या है, लमसम अमाउंट में बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। और डिस्काउंटिंग ऑफ बीआर क्या होते हैं, जब आपने किसी को क्रेडिट में सेल किया होता है तो सेल करने पर आपको बिल रिसीवेबल जो है आप देते हैं, उसको आप बैंक से जल्दी से, मान लीजिए एक टाइम पीरियड होता है बीआर का, जैसे आपने 5 मंथ का, 3 मंथ का, 2 मंथ का टाइम दिया, लेकिन उससे पैसा आज ही आपको लेना है तो कुछ अमाउंट डिस्काउंट में कट करवा के आप क्या है बीआर से भी अमाउंट बैंक से निकलवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड क्रेडिट में इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ये आपके सिलेबस में से डिडक्ट हो चुका है, आपका आईसीडी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है आपके सिलेबस नहीं है। लेकिन ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, इट रेफर टू द क्रेडिट फैसिलिटी विच इज एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए जब हम एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को उधार में दे देता है वो कहलाता है ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड क्रेडिट के अंदर आगे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।